आज हम रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 3, नाम क्या है? धातु एवं अधातु। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे हमने कवर कर रखे हैं। आज हम उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। सबसे पहले बताओ मेरे को तत्व क्या होता है? देखो सुनो, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। बोलो सब, एक ही प्रकार के, ठीक है। तो परमाणु कितने प्रकार के होते हैं इसमें? एक ही प्रकार के, वो क्या कहलाएंगे? तत्व। तत्व कितने हैं? तत्व कितने होते हैं? 118। कितने? ठीक है। उसमें से प्राकृतिक तत्व कितने हैं? क्या? 3। 94। कितने होते हैं? 94 होते हैं प्राकृतिक तत्व, और टोटल कितने? 118। अब बताओ, तत्वों के 3 भाग होते हैं। तत्व, जो तत्व होते हैं ना, तत्वों से मिलकर बने पदार्थ होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। उनमें धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। सबसे पहले बताओ, धातु जो होती है उनकी कुछ विशेषताएं हैं, और वो विशेषताएं अधातुओं की भी कुछ विशेषताएं हैं। उसके बाद उपधातु होती है। देखो, अब धातु और उपधातु की कुछ विशेषताएं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली विशेषता है चमक होती है। धातु में क्या होती है? अधातु में चमक होती है क्या? कोई भी एक धातु का नाम बताओ। ठीक है, एक अधातु का नाम बताओ। लकड़ी, ठीक है। लोहा और लकड़ी। लोहे में चमक होती है, लकड़ी में चमक होती है, ठीक है। तो धातु में क्या होती है? चमक। अधातु में चमक नहीं होती, लेकिन अधातुओं में एक अपवाद है, आयोडीन। क्या है? आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। क्या होती है? ठीक है। नमक में क्या मिला होता है? नमक चमकीला दिखता है, किसके कारण? तो अगर आपको पूछा जाए एकमात्र अधातु कौन सी है जो चमकीली होती है? कौन सी है? ठीक है। उसके बाद देखो, दूसरी विशेषता है धातुएं कठोर होती है। कैसी होती है? अधातु मुलायम होती है। देखो, लकड़ी ले लिया और ले लिया लोहा, ठीक है। अब आपको आपको बोलूँ मुक्की मारो। क्या मारो? एक तरफ लोहे का बड़ा लोहा इतना वो पड़ा, इतना बड़ा, ठीक है, कठोर। एक तरफ पड़ी है लकड़ी पड़ी है। आप मारोगे जोर से, कौन टूटेगी? लकड़ी टूट जाएगी, लोहा टूटेगा? क्या टूटेगा? वो अलग बात है कि सन्नी देओल का 2.5 किलो का हाथ टूटे ना टूटे, आपका टूट जाएगा ना, ठीक है। आगे देखो, तो कठोर कौन होती है? धातु। अधातु मुलायम होती है, लेकिन धातुओं में भी एक अपवाद है। पारा जो होता है, पारा, उसे Hg कहते हैं या मरकरी कहते हैं। पारा क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्या होता है? अगर आपको पूछा जाए कि वह कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा या मरकरी, उसको कैसे निरूपित करते हैं? Hg से, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखो, तो धातु कैसी होती है? कठोर। अपवाद के रूप में कौन है? पारा या Hg। और अधातु कैसी होती है? उनमें भी एक अपवाद है, हीरा। हीरा होता है ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। हीरा जवाहरात सुना है ना, वो हीरा, ठीक है। हीरा किस अवस्था में होता है? ठोस। देखो, हीरा कार्बन का अपर रूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा प्राकृतिक है या मानव निर्मित है? ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ है। और ये प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। कौन सा? हीरा। हीरा धातु है या अधातु? ठीक है। और अधातु में क्यों आता है? क्योंकि इसमें अधातु के गुण होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही गुण धातु वाला है कि ये कठोर है, बाकी सब गुण अधातु के होते हैं, इसलिए आता है किसमें? अधातु में। समझ गए? देखो, अब है अधातु, मुलायम होता है, ठोस होता है। एकमात्र अपवाद कौन सा है? हीरा। अगर आपको पूछा जाए अधातुओं में एकमात्र ऐसी अधातु कौन सी है जो द्रव होती है, द्रव रूप में होती है? किस रूप में होती है? क्या बोलोगे आप? ब्रोमीन। क्या बोलोगे? ब्रोमीन। तो एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी होती है? ब्रोमीन। एकमात्र अधातु जो ठोस अवस्था में पाई जाती है? हीरा, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का गुण, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, अधातुओं में
देखो, एक तरफ लोहा लिया, एक तरफ लकड़ी ले ली। अब आपको कहा जाए कि इनको पीटो। देखो, आघातवर्धनीयता क्या होती है? आघात यानी कि पीटने पर, आघात यानी कि पीटना, पीटने पर चादर जैसी हो जाए। कैसी? चादर जैसी। जैसे कि यहाँ पे मैना खड़ी है, मैना पे इतना बड़ा पत्थर धक्कड़ दिया जाए, क्या हो जाएगी? चादर जैसी हो जाएगी, सपाट। ठीक है, ऐसा होगा ना। वैसे ही अगर चादर है, चादर को अगर हम पीटने पर, सॉरी चादर कहाँ गया, क्या है? धातु है। धातु को अगर हम पीटने पर कैसी हो जाए? चादर जैसी। ठीक है, वो कहलाएगा आघातवर्धनीयता का गुण। ठीक है, और अधातु में देखो, एक तरफ लोहा है, एक तरफ लकड़ी है, और अगर आपने लोहे को पीटा, चादर जैसी हो जाएगी। लकड़ी को पीटोगे तो वो तो चादर नहीं, चूरा बन जाएगा ना। ठीक है, देखो, तो आघातवर्धनीयता का गुण किस में होता है? धातु में। अधातु में नहीं होता। चमक वाला किस में होती है? चमक। कठोर कौन होती है? एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र अधातु जो कठोर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आघातवर्धनीयता क्या है? ठीक है, अब तन्यता क्या है? तन्यता का अर्थ क्या होता है? खींचना। देखो, तन्यता यानी कि कोई भी धातु में तन्यता का गुण होता है, अधातु में नहीं होता। देखो, तन्यता का गुण क्या है? कोई भी धातु है, उसको अगर आप खींचते हो, खींचकर उसकी तार बनाई जाए, तो वो कहलाएगा तन्यता का गुण। समझ गए? देखो, सबसे अच्छी वो धातु कौन सी है जिसमें सबसे अच्छी तन्यता का गुण, या फिर एकमात्र या सबसे अच्छी धातु कौन सी है जिसमें तन्यता का गुण बहुत ही अच्छा पाया जाता है? सोना। कौन सी है? अगर आप 1 ग्राम सोना, कितने ग्राम? 1 ग्राम सोना लेते हो तो 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है। कितने किलोमीटर लंबी? ठीक है टिंगल, घर में सोना पड़ा, 1 ग्राम ले आना, तार बनाएंगे 2 किलोमीटर लंबी। ठीक है ना। तो सोना तो पूछा जाए कि तन्यता में सबसे अच्छा उदाहरण तन्यता का कौन सी धातु है? सोना। कौन सी है? 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बन सकती है? ठीक है, तन्यता का गुण अधातु में होता है क्या? लकड़ी है, लकड़ी को खींचकर 2 किलोमीटर कर दोगे? नहीं होगी ना। ठीक है, तो तन्यता का गुण अधातु में नहीं होता। आगे देखो, चालक क्या होती है? विद्युत और ऊष्मा की चालक, यानी कि सुचालक कुचालक। ठीक है, बताओ, धातुएं सुचालक होती है, कुचालक होती है? ठीक है, सुचालक। समझ गए? मतलब कि करंट बहा दिया लोहे में, आएगा करंट? लकड़ी में करंट लगेगा? ठीक है, तो जो अधातु होती है वो लोहे की क्या होती है? कुचालक, और जो धातुएं होती है वो क्या होती है? सुचालक। ठीक है, देखो, अगर पूछा जाए धातुओं में सबसे अच्छी सुचालक धातुएं कौन सी है, जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, वो धातु कौन सी है? चांदी। सबसे पहले नंबर 1 पे आएगी चांदी। कौन सी? नंबर 2 पे तांबा। अगर आपको पूछा जाए वे कौन सी धातुएं हैं जिनमें चालकता का गुण नहीं पाया जाता, जो विद्युत की चालक नहीं होती? लेड व पारा। लेड व पारा। ठीक है, और अब पूछा जाए अधातुओं में विद्युत की चालक होती है क्या? नहीं होती। लेकिन एकमात्र अपवाद है अधातुओं में जो विद्युत की चालक होती है। कौन सी? ग्रेफाइट। कौन सी? ये जो भी मैं पूछ रहा बता रहा हूँ ना, अपवाद वाली रट लेना, ये पूछेगा 1 नंबर में, 2 नंबर में। ठीक है, अच्छे से रट लेना। उसके बाद है धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। कैसा होता है? अधातुओं का गलनांक क्वथनांक, ठीक है, निम्न होता है। अब बताओ गलनांक क्या है? जिसको आता है हाथ खड़ा कर दो, यहाँ के बोलने मिलेगा कैमरे के सामने। आना है किसी को? यहाँ के नहीं बोलना है? ठीक है, लड़कों में आता है किसी को? आता ही नहीं तो क्या बोलोगे? चलो आयुष बोलो। धातु नहीं, वह तापमान जिस पर धातु या वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ किस अवस्था से, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए, वो कहलाएगा गलनांक। ठीक है, क्वथनांक क्या है? हाँ, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस में बदल जाए, वो क्या कहलाएगा? क्वथनांक। तो धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यह कथन सत्य है या असत्य? और धातुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, कथन सत्य या असत्य? ठीक है। हाँ, आगे देखो, अब है ध्वनि। क्या है? आपने
ऐसे किया होगा बचपन में, यहाँ भी करते होंगे, यहाँ अभी तो बड़े हो गए 10वीं में आ गए। 1 से 8 तक पढ़ते थे, थालियाँ लेकर टन 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 करते थे, टन 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 करते थे, तो क्या एक बार बजाने पर टन लंबी ध्वनि जाती थी। घंटी बजाते हैं लोहे की, एक तरफ लोहे की घंटी, एक तरफ लकड़ी की घंटी है, ठीक है। लोहे की घंटी बजाओ, आवाज़ कैसे आएगी? टन, देखिए आवृत्ति बढ़ेगी आवाज़ की, ठीक है। एक तरफ लकड़ी है, लकड़ी की टन देखिए बजाओ, बजेगी, ठीक है। तो ध्वनिता का गुण किसमें होता है? धातुओं में, ठीक है, क्योंकि इसमें आवाज़ बजाने के बाद आवाज़ बढ़ती रहती है, आवृत्ति बढ़ती जाती है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए? उसके बाद आती है मिश्र धातु। कौन सी धातु? धातु, अधातु समझ गए। अब है मिश्र धातु। देखो मिश्र धातु में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु। अब ये बताओ समांगी मिश्रण क्या है? जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण। देखो समांगी मिश्रण में क्या होता है? जब आप 2 पदार्थों को लेते हो, उनको मिलाते हो, उनका मिश्रण करवाते हो, वो एक ही प्रकार के हो जाए, मतलब घुल जाए। जैसे कि आपने नमक, जल में क्या डाल दिया? नमक, तो आपको पता चल पाएगा कि नमक कौन सा है, पानी कौन सा है? नहीं ना, वो कहलाएगा समांगी मिश्रण। एक होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? पदार्थ को मिश्रित करने पर वो एक ही जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे कि आपने पानी में तेल डाल दिया, तेल अलग पानी अलग होगा, वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। समझ गए? ठीक है। तो धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु। हाँ, 2 धातु ले लिया आपने, धातुओं को मिलाया, मिलने के बाद जो उनका पहले गुण था, क्या वो गुण बाद में रहेगा? मिश्रित करने के बाद नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? धातुओं को मिश्रित करने के बाद उनका जो मूल गुण होता है वो क्या होता है? खत्म हो जाता है और उनमें नए गुण आ जाते हैं। कैसे गुण आते हैं? ठीक है, आगे देखो, यहाँ तक समझ गए मिश्र धातु। अब है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। कौन से गुणधर्म? धातुओं के साथ रासायनिक क्रिया करवाए तो क्या होगा? वो है रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले देखो, अगर धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया करवाए, किसके साथ? लोहा था, लोहे को हमने छोड़ दिया था, किसका उदाहरण लिया था? मैना का लिया था क्या? हाँ, संसारण क्या होता है पढ़ा था ना, तो जंग लग गई थी, ठीक है। तो देखो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, वायु के साथ अभिक्रिया अगर धातु करती है, धातु को खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो उसके साथ किसकी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीजन की, ठीक है। कोई भी धातु है उसके साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई तो क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। क्या बना लेगा? वो किस में बदल जाएगा? धातु ऑक्साइड में। अब देखो धातु ऑक्साइड क्या है? धातु के साथ ऑक्सीजन मिल जाए तो जो बनेगा ना वो कहलाएगा धातु ऑक्साइड। अब देखो कोई भी उदाहरण ले लिया, 4 अणु ले लिए किसके? एल्यूमिनियम के, ठीक है। उसके साथ ऑक्सीजन के 6 अणु है कि 3 है? 6 मिला दिए। अब क्या हुआ? 2Al2 हो गया, O3 हो गया। ये जो पूरा बना ना ये कहलाएगा धातु ऑक्साइड और इसका नाम होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। समझ गए? देखो अब वायु, अब ये हो गया एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम से एक प्रश्न दूसरा आता है, एनोडीकरण क्या है? कौन सा करण? देखो एनोडीकरण क्या है? एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने पर, संक्षारण से बचाने के लिए उस पर ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। संक्षारण यानी कि जंग लगना, ठीक है, बाहर से जो क्रिया होती है ना उससे बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए जो एनोड ये होता है ना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? मान लो ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसको संक्षारण से बचाने के लिए इस पर क्या चढ़ा दी? किसकी? ऑक्साइड की क्या चढ़ा दी? परत। तो ये जो प्रक्रिया हुई वो कहलाएगी एनोडीकरण। प्रश्न पहले भी आ चुका है, ठीक है, याद रखना। एनोडीकरण क्या है? एल्यूमिनियम की जो परत होती है, एल्यूमिनियम जो होता है उस पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण। समझ गए? आगे देखो, आगे देखो, धातु जो द्रव से क्रिया नहीं करती, देखो वो धातु जो वायु से क्रिया नहीं करती, किससे क्रिया? वायु से क्रिया नहीं करती, यानी कि वायु का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो कौन कौन सी है? एक तो है सोना, कौन सी? एक है चांदी, सोना और चांदी। अब मेरे को बताओ, आपने कहीं सोना छिपाया है, सोना छिपा दिया, 10 साल बाद जाओगे, उस पर जंग लग जाएगी? नहीं लगेगी। लोहा छिपाओगे तो ऐसा सुना भी होगा, अपने बाप दादा पहले हांडी में भर के छुपाते थे, छिपाते थे ना, तो सोना इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि उसमें क्या होता है? वो धातु वायु के साथ क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखो, तो पूछा जाए कि वे कौन सी धातुएं हैं जो वायु से क्रिया नहीं करती? सोना और चांदी। अब है जल के साथ क्रिया, किसके साथ?
रासायनिक गुण दोनों पढ़ रहे हैं ना। अब जल के साथ क्रिया करवाएं। देखो ठंडा पानी है, कौन सा पानी है? अब यहाँ पे आपको ये देखो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रश्न आएगा 1 नंबर में, 2 नंबर में, ठीक है। जैसे कि प्रश्न आएगा ठंडा पानी तो NaKCl, ठीक है। Na से नाइट्रोजन, सोडियम, K से पोटेशियम, Ca से कार्बन, कैल्शियम। देखो अब देखो, तो अगर आपको पूछा जाए ठंडे जल के साथ कौन सी धातुएं क्रिया कर सकती है? अब याद कर रहा हूँ, थोड़ी फनी ट्रिक है लेकिन याद कर लेना। याद करवाने के लिए थोड़ा आपको याद हो जाए तो फिर एग्जाम में काम आएगा। आप ठंड में ठंडे पानी से नहाते हो, नहाने के बाद आपके एक हाँ सॉरी मान लो ठंड है, क्या है? ठंड में ठंडे पानी से आपने नहा लिया, क्या कर लिया? अब आपका जो हरिद्वार है वहाँ से गंगा बहेगी, क्या बहेगी? गंगा। हरिद्वार मतलब कौन सा? नाक, क्या? नाक। वहाँ से गंगा बही कहाँ? ठंडे पानी से। तो आपको याद हो जाएगा ठंडे से नाक, नाक से NaKCl, नाक आ रहा है नाम, या नाम आ रहा है NaKCl, नाक, ठीक है। आगे देखो गर्म, कौन सा पानी? गर्म पानी से कौन सी धातुएं क्रिया करती है? मैग्नीशियम। अब आपको पूछा जाए कि ये गर्म याद हो गया, मैग्नीशियम नहीं याद है तो ऐसे याद करना कि ठंड में गर्म पानी से नहाओगे तो मज़ा आएगा। मज़ा आएगा क्या? तो मज़ा MG मज़ा, ठीक है। आगे देखो मज़ा हो गया। उसके बाद देखो भाप, कौन सा? भाप क्या होती है पता है क्या? जो पानी से गैस में बदलता है तो वो कहलाता है भाप। देखो भाप से कौन क्रिया करते हैं? Fe यानी कि लोहा। दूसरा है Al यानी कि एल्यूमिनियम, Zn यानी कि जिंक, ठीक है। आगे देखो अब आपको पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट अब है कि वे कौन सी धातु है जो जल के साथ क्रिया नहीं करती है, ठीक है। कौन सी है? Pb, Cu, Au, Ag। अगर आपको पूछा जाए कौन सी धातुएं हैं जिसको जल में क्रिया करवाए तो तैरने लगती है, क्या करने लगती है? यानी कि बुलबुले बन के ऊपर आ जाएंगे, Ca और Mg, ठीक है। हाँ, और मैग्नीशियम। आगे देखो अब एक और प्रश्न है कि न तो वायु से क्रिया करती है न जल से, कौन कौन सी है? सोना और चांदी। और जो जल से नहीं करती उसमें एक और आ जाएगी लेड, कौन सी? लेड, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब देखो धातु ऑक्साइड, यहाँ हमने बताया धातु ऑक्साइड। देखो धातु ऑक्साइड की कुछ विशेषताएं होती है, ठीक है। इसकी कुछ विशेषता देखो, धातु ऑक्साइड की पहली यह है कि अम्ल से अगर ये क्रिया करेगा तो जो पदार्थ बनेगा उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। कौन सी? क्षारीय। अगर ये क्षार से क्रिया करेगा तो पदार्थ बनेगा उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? हाँ। अब ये बताओ मेरे को कि अम्ल और जल और अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? उदासीन तो हो जाते हैं, वो सही है, लेकिन बनाते क्या है? जल और लवण, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड अगर अम्ल से क्रिया करेंगे तो कैसी प्रकृति होगी? क्षारीय। क्षार से करेंगे तो, ठीक है। एक प्रश्न आता है, ऑक्साइड तो समझ गए धातु ऑक्साइड। अब प्रश्न आएगा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? बताओ उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? देखो उभयधर्मी किसे कहते हैं? कॉमन यानी कि जो दो चीजों में कर सकती हो एक साथ। देखो उभयधर्मी यानी कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सके। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सके वो कहलाएंगे उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दो तो ZnO का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। कौन सा? Al2O3 BeO, ठीक है। आगे देखो अब है भर्जन। कौन सा जन? भजन नहीं, भर्जन, ठीक है। आया था? बस सुनो भर्जन क्या है? देखो भर्जन क्या होता है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति, हाँ इससे पहले अयस्क क्या वो पढ़ लो। देखो एक होता है खनिज। कौन सा खनिज? ठीक है। खनिज प्रकृति से आप कुछ प्राप्त करते हो, प्रकृति से प्राप्त तत्व व यौगिक वो क्या कहलाएंगे? खनिज, ठीक है।
अब अयस्क क्या है? वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से निकाल सकते हैं वे कहलाएंगे अयस्क। देखो खनिज मिला, अब खनिज को मान लो हमको हमने टोली भर के खनिज निकाला, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा किसी को मिल गया आप में से, टुकड़ा लेके आ गए आप, जो टुकड़ा लाए हो आप, अगर उसमें से आप धातु को आसानी से निकाल सकते हो, मान लो उसमें से आपने लोहा निकाल लिया आसानी से, तो जो वो खनिज का टुकड़ा था वो कहलाएगा अयस्क। क्या कहलाएगा? समझ गए अयस्क? ठीक है। धातु क्रम क्या है? अयस्क से धातु का निष्कर्षण व परिष्करण। देखो अयस्क था आपका, अब अयस्क क्या होता है आप समझ गए ना? ठीक है, अयस्क में से आपने धातु निकाल ली, जो धातु निकालने की प्रक्रिया है वो कहलाएगी निष्कर्षण, निकालने के बाद उसको शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी परिष्करण। ठीक है, अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निष्कर्षण। जो धातु आपने निकाली उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परिष्करण। समझ गए? अब आप अयस्क समझ गए? अब यहाँ देखो, सल्फाइड अयस्कों को वायु की, अयस्क किसका है? सल्फाइड का। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप व गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलता है। देखो मान लो ये सल्फाइड है, क्या है? ठीक है, ये गर्म कर रहा है, क्या कर रहा है? अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म किया, गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाएगा। किस में? ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? सल्फाइड। ठीक है, ये बना ना अभी धातु ऑक्साइड बना ना, ऐसे ये बन जाएगा, ऑक्साइड में बदल गया। तो ये जो प्रक्रिया थी वो कहलाएगी भर्जन। क्या कहलाएगी? यहाँ पे नाम किसका याद रखना है? सल्फाइड का। सल्फर फल्फर नहीं लिख देना, सल्फाइड लिखना है। ठीक है, आगे देखो, अब एक निस्तापन। कौन सा तापन? निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क, यहाँ पे सल्फाइड अयस्क था, यहाँ पे है कार्बोनेट अयस्क, लेकिन वायु की मात्रा कैसी होगी? सीमित। कैसी होगी? और तापमान तो अधिक ही रहेगा। वायु की मात्रा सीमित, अधिक तापमान गर्म किया, यहाँ भी ऑक्साइड बनेगा, वो विधि कहलाएगी निस्तापन। क्या कहलाएगी? लेकिन यहाँ पे कौन सा रहेगा? कार्बोनेट। यहाँ पे कौन सा रहेगा? अगर सल्फाइड हो तो वो कहलाएगा कार्बोनेट, होगा तो समझ गए? यहाँ तक समझ गए? ठीक है, समझ गए? आगे देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, एक है गैंग। कौन सी गैंग? गैंग। जैसे कि गैंग कौन सी? आपने खनिज निकाला, मैंने अभी बोला था कि खनिज में से जो खनिज में से पदार्थ निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निष्कासन। तो जो प्रक्रिया है उसके दौरान कुछ क्या निकल जाए? अशुद्धियाँ निकल जाए। जैसे कि खनिज है, ठीक है, खनिज के साथ मिट्टी होगी, कंकड़ होंगे, ये सब चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी? ठीक है, वो सब चीज़ें कहलाएंगी अशुद्धियाँ। ठीक है, और अशुद्धियाँ जो खनिज में स्थित होती है वही कहलाती है गैंग। क्या कहलाती है? उसी जो कचरा है ना अशुद्धियाँ, उसका ही नाम है विज्ञान में गैंग। क्या नाम है? ठीक है, और आप तो गप्पे मारने में माहिर हो। गैंग आ जाए तो लड़के घूमते हैं 4-5 लट्ठे लेके, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे गप्पे ठोकना मत। गैंग याद हो गया? आगे देखो, एनोड पंख। कौन सा पंख? एनोड पंख क्या है? विद्युत अपघटन के समय वे अविलेय अशुद्धियाँ जो एनोड की तली में बैठ जाती है एनोड पंख कहलाती है। अगर आप विद्युत अपघटन करवाओ, ठीक है, कोई धातु को अलग करना हो, उसमें विद्युत धारा बहाए, विद्युत धारा बहाने के बाद जो कचरा जमा होकर एक तरफ हो जाएगा वो कहलाएगा एनोड पंख। यहाँ देखेंगे हम एनोड पंख क्या है। अभी तो इतना समझ लो, क्या बढ़ाएंगे? विद्युत धारा, जो कचरा जमा हो जाएगा एक तरफ वो कहलाएगा एनोड पंख। ठीक है, अब देखो, खनिज अयस्क धातु क्रम। समझ गए? धातु क्रम क्या है? अनिष्क से धातु का निष्कर्षण परिष्करण कहलाएगा धातु क्रम। अब है सोडियम। एक प्रश्न आता है, बहुत बार आ भी चुका है, सोडियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? शाबाश, देख लिया। देखो पता था? ठीक है, देखो सोडियम को केरोसिन में या मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखते हैं? क्योंकि केरोसिन क्या होती है? केरोसिन अधिक क्रियाशील धातु है। कैसी धातु है? अधिक क्रियाशील, जिसको अगर वायु के संपर्क में लाया जाए तो क्या कर लिए? आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ती है? आग पकड़ लेती है। और क्या करने लगती है? जलने लगती है। क्या करने? ठीक है, ये समझ गए केरोसिन क्यों रखते हैं केरोसिन में। अब देखो लास्ट है अपना तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि। परिष्करण यानी कि शुद्ध करना, तांबे को शुद्ध करने की विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत धारा बहाकर तांबे को कैसे शुद्ध किया जाएगा? देखो ठीक है, ये ले लिया हमने, एक क्या ले लिया? टैंक। क्या ले लिया? क्या ले लिया? टैंक। टैंक समझ दो, टंकी। ठीक है, टंकी ले ली, उसमें एक तरफ डुबो दिया एक शुद्ध धातु का, एक छड़ डुबाई शुद्ध धातु की परत, वो कहलाएगी कैथोड। क्या? कैथोड में कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश।
यहाँ पे मतलब ऋणावेश का संपर्क किया यूँ। एक तरफ है एनोड, क्या है एनोड, अशुद्ध धातु की होगी, किसकी होगी अशुद्ध धातु की बनी होती है एनोड। अशुद्ध धातु की परत जो होती है वो क्या लगी एनोड, जो शुद्ध धातु की होगी वो कैथोड। इस पर जमी है कैथोड जमी है, शुद्ध धातु जमी है, इस पर जमी है अशुद्ध धातु। पानी में मतलब जो विलयन है, विलयन क्या है अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन। किसका विलयन है अम्लीय कॉपर सल्फेट का। इसमें यहाँ ये देखो अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसमें एक तरफ डुबो दी कैथोड, एक तरफ एनोड, करंट चालू कर दिया है, विद्युत धारा बह रही है, ठीक है। अब अंदर है यहाँ पे जमे अशुद्ध पदार्थ, यहाँ जमे शुद्ध पदार्थ, और यहाँ पे विलयन है। अब क्या होगा विद्युत धारा बहाने के बाद यहाँ जो एनोड में जाएगा करंट कैथोड में जाएगा। अब आपको पता है वो हीटर देखा है घर पे पानी गर्म करने का, वहाँ पे देखना है वो गर्म होता है, वो छड़ जो गर्म होती है तो ऐसे ऐसे तरंगे की तरफ निकलता है ना, ऐसा उष्मा निकलती है, अंदर पानी में भी ऐसे ऐसे दिखेगा आपको। सेम कंडीशन यहाँ भी होती है, यहाँ पे होगा तो क्या होगा ये घुलने लगेगा, घुलेगा ना। अगर नहीं पता हो तो जो आज हीटर है ना, हीटर को धूल या मिट्टी में मिला देना, मिट्टी में मिला के फिर पानी में डूबे गर्म करना, फिर देखना, ट्राई करना, ठीक है। आप समझ जाओगे ये क्रियाकलाप, ठीक है। आगे देखो अब क्या होगा घुलेगा, ये घुल के जो अशुद्धियाँ हैं वो यहाँ से घुलती यहाँ के जमा हो जाएगी। किस तरफ एनोड के भाग की तरफ। यहाँ के क्या हो गई अशुद्धियाँ जमा हो गई, ये जो कचरा जमा हो गया वो कहलाएगा अपद्रव्य या एनोड पंक। ये कहा था मैंने अभी, एनोड पंक किसे कहेंगे, जो एनोड से जो अशुद्धियाँ वो जमा होकर एनोड के एक भाग की तरफ आके जमा हो जाए वो कहलाएगा एनोड पंक। अब जो शुद्ध है, शुद्ध तांबा है, वो यहाँ से जो अशुद्ध निकल गया शुद्ध भी निकलेगा, यहाँ से शुद्ध भाग के जाएगा इसकी तरफ, यहाँ पे जो शुद्ध होगा वो भी यहाँ पे जमेगा। तो ये जो जम जाएगा वो सारी चीज़ें शुद्ध एक तरफ अशुद्ध एक तरफ, तो ये हो गया तांबे का क्या हो गया परिष्करण। अब आप इसको निकाल लो, इस पर जो अच्छा है वो क्या कहला शुद्ध तांबा, और ये जो कचरा है वो अशुद्ध। समझ गए ये हो गया चैप्टर। तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया, अगले चैप्टर में अपन चौथा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है।